नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मुख्यतः ये केवल क्लास 10 वालों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं और हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे छमाही हो, वैसे भी फरवरी में आप सभी को तो देना ही है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100 में से 90% हिंदी में मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और मैं जितनी बातें आपको कहता हूँ, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप पक्का 100% की गारंटी है 90% मार्क्स से हिंदी में कम नहीं आना है। तो जितनी जितनी बातें मैं आपको बताते चलता हूँ, आप सब सुनते जाइएगा। पहला काम तो हम इस पर करेंगे कि क्लास 10th में जब पहुँचते हैं तो कई लोग कहते हैं इनका जीवन परिचय याद कर लो, इनका याद कर लो। मैं जिसका बताता हूँ केवल आपको उसी का याद करना है, बाकी अलग से कुछ नहीं करना है। इतना करिए, फिर उसके बाद मॉडल पेपर हल करिए। सीरीज़ में अलग-अलग मॉडल पेपर दिए रहते हैं, लेकर उसको हल करिए या पुराना पेपर उससे लेकर के हल करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। तो ये जो पिछले 2 सालों से लॉकडाउन जब से लगा है, उसके बाद से 30% कोर्स कट गया हिंदी का भी, तो जितना बचा है उसके हिसाब से मैं आप सभी को बताऊँगा। पहला काम तो जीवन परिचय पे हमें मेहनत करना है। जीवन परिचय पे मेहनत किस किस के जीवन परिचय पे हमें मेहनत करना है? गद्य वाला जो पार्ट है, गद्य वाला पार्ट यानी कहानियों वाला जो पार्ट है। पद्य वाला यानी काव्य वाला। पद्य यानी कविता और गद्य यानी लेखक। जिसके अगर मैं बोलता हूँ पद्य, तो इसमें कविता आएगी, कविता यानी काव्य, और इसमें कवि आएंगे। अगर मैं बोलता हूँ गद्य, तो इसमें कहानी या साहित्य आएगा, या कहानी आएगी, निबंध भी आ सकता है। ये सब लेसन्स के नाम हैं। जैसे गद्य का अगर मैं बात करता हूँ तो आप समझिएगा कि जैसे आपके लेसन में है मित्रता, ममता, ये सब ममता और मित्रता, ये गद्य के लेसन्स हैं। और कविता में जाऊँगा तो कविता आपको पता ही होगा, और इसे लेखक इसमें लिखते हैं। गद्य की रचना करने वाले को लेखक कहते हैं और पद्य की रचना करने वाले को कवि कहते हैं। तो पहला काम हमें जीवन परिचय पर लेकर करना है। तो एक बार हम गद्य का जीवन परिचय वालों का देख लेंगे, एक बार पद्य का। पद्य में किसका किसका जीवन परिचय याद करना है और गद्य में किसका किसका जीवन परिचय याद करना है। गद्य की बात की जाए तो गद्य में आपको मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जीवन परिचय याद करना है, और ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद का। ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद को आपको जीवन परिचय याद करना है, इन दोनों का। अगर आप इन दोनों का जीवन परिचय याद कर लेंगे, उसके साथ आपको इनकी कृतियां भी याद करनी है। कृतियां यानी इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, जैसे इनकी चिंतामणि हो गई, इनकी तितली हो गई, लहर हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया। अब ये सब आप ध्रुव स्वामिनी उमिनी, ये सब जयशंकर प्रसाद का हो गया। तो जयशंकर प्रसाद के पहले जीवन परिचय, फिर उसके बाद इन दोनों की कृतियाँ, ये क्या लिखे हैं और ये क्या लिखे हैं। इतना जब आप लिख देंगे तो आपको इससे 3 नंबर प्राप्त होगा। केवल गद्य में आपको 2 ही जीवन परिचय याद करना है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पद्य वालों की। पद्य की बात कर लेते हैं। पद्य में किसको किसका जीवन परिचय आपको याद करना है। पद्य में आपको सूरदास का जीवन परिचय याद करना है, तुलसीदास का जीवन परिचय याद करना है, रसखान और बिहारी,
पद्य में गद्य में बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करेंगे, उससे आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर दूसरा जो 3 नंबर मिलेगा पद्य वाले पार्ट से मिलेगा, इसमें जीवन परिचय याद करके। तो इसमें आपको सूरदास का, तुलसीदास का और रसखान का और बिहारी का, इन्हीं चारों का याद करना है, चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, यही आएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, गद्य में कुछ लेसन होंगे और पद्य में भी कुछ लेसन होंगे। तो एक तरफ लेसन, जैसे यहाँ पर ममता था तो मैं इधर जयशंकर प्रसाद लिखा, जयशंकर प्रसाद। एक तरफ लेसन सीरीज में दिया होगा या किताब में दिया होगा तो सीरीज वैसे ले लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कौन सा भाग कटा है कौन सा भाग नहीं कटा है। तो एक तरफ लेसन लिखा होगा, एक तरफ उसके रचनाकार का नाम लिखा होगा। तो आपको सभी लेसन्स का नाम याद रखना है और उसके रचनाकारों का नाम याद रखना है, पाठ का नाम और रचनाकार का नाम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। आपको जब भी गद्य या पद्य देगा, गद्य या पद्य देगा तो उसमें आपको संदर्भ पूछेगा, संदर्भ। गद्य या पद्य आपको जब भी देगा तो उसमें संदर्भ आपको पूछेगा। तो संदर्भ आपको जब पूछेगा तो संदर्भ कैसे लिखना है, जैसे ममता लेसन से आया है, ममता का कोई पार्ट कट के आया है, मतलब जब आपको व्याख्या देने के लिए करता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इस तरह का जब क्वेश्चन देता है, इतना बड़ा आपको पैराग्राफ दे देगा, नीचे 3-4 क्वेश्चंस दे देंगे कि पहला तो क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा कन्फर्म है, चाहे गद्य रहे या पद्य रहे, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ सहित जब व्याख्या करना होगा तो ये फिक्स क्वेश्चन है। बाकी दो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी में से रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए या उसमें से क्वेश्चन बना लेगा। तो इस तरह से आपको इसको बताना पड़ेगा। संदर्भ सहित व्याख्या करना मतलब संदर्भ, आप कुछ लोग कहेंगे संदर्भ क्या होता है, जैसे ममता लेसन से आया है और इसका हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब पाठ का नाम याद रहना चाहिए और लेखक का नाम याद रहना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत, इसको लिखेंगे प्रस्तुत। अगर पद्य से आया है, पद्य मतलब कविता से आया है तो पद्य लिखेंगे, अगर गद्य से आया है तो गद्य लिखेंगे। तो प्रस्तुत, यहाँ पर देखिए गद्य से है तो प्रस्तुत गद्यांश या गद्यखंड, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश जो दिया रहेगा गद्य अंश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और अगर पद्य रहेगा तो आप बोलेंगे जिसके लेखक सूरदास हैं या जो भी रहेगा। या तो आप अगर लेखक और कवि में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधे सीधे लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक ममता के पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक लेसन से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। जब रचयिता लिख लेंगे तो आपको लेखक या कवि का झंझट ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ये काम। तो संदर्भ भी आपको समझ में आ गया, लेसन का नाम अगर याद रहेगा और इसके लेखक का नाम याद रहेगा तो आप संदर्भ लिख लेंगे, ठीक है। और संस्कृत में भी आपको लेसन्स का नाम याद रखना है। संस्कृत में क्यों, जैसे अनिवार्य संस्कृत वाला जो पार्ट रहता है उसमें भी एक पैसेज देता है और उसमें से अब की बार तो अनुवाद वाला चीज़ कट गया है। संस्कृत वाले पैसेज में आपको ऐसे पैराग्राफ दे देगा और उसमें पहला आपसे पूछेगा कि इसकी भी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें व्याख्या पूछता है, उसमें अनुवाद पूछता है। तो जो संदर्भ सहित उसमें कहता है तो उसमें तो लेखक का नाम दिया नहीं रहता है, तो केवल आप लेसन का नाम आपको याद रहेगा तो आप वही लेसन का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे वाराणसी है, अगर इस तरह है तो प्रस्तुत गद्यांश है उसमें केवल, या पद्यांश है वो भी गद्य या पद्य भाग में बांटा गया है। तो ये किस लेसन से अवतरित है, केवल आपको ये लिख देना है कि यह लेसन या मतलब कि यह खंड जो है पद्यखंड या गद्यखंड, श्लोक वाला भाग रहेगा तो पद्यखंड, अगर उस तरह का भाग रहेगा साहित्य वाला तो आप गद्यखंड लिखेंगे कि ये भाग इससे अवतरित है। किस लेसन से, जैसे वाराणसी लेसन से अवतरित है तो आप लिख देंगे कि यह भाग वाराणसी लेसन से अवतरित है,
प्रस्तुत गद्य खंड वाराणसी लेसन से अवतरित है। अब तो आपको जीवन परिचय पर समझ में आ गया और संदर्भ वाला चीज समझ में आ गया। आगे चलते हैं। और मैं बोला लेखकों का नाम याद रखना है और उनकी जो लेसन्स का नाम है उसे याद रखना है। तीसरा काम आपको करना है, 2 श्लोक याद रखना है। 2 श्लोक मैं क्यों कह रहा हूं? 2 श्लोक सबकी किताब में संस्कृत अनिवार्य संस्कृत होगा या सीरीज में होगा, तो उसमें संस्कृत वाले पार्ट में से आप 2 श्लोक जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक श्लोक तो पेपर में ही पूछ लेता है। एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए आपको पेपर में पूछ लेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं एक ही श्लोक याद करके जाऊंगा, और पेपर में भी अगर वही श्लोक पूछ दिया तब क्या करेंगे? और जो श्लोक वाला पार्ट है, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बोलता है कि दी गई प्रश्न पत्रिका में से ऐसा श्लोक लिखें जो दी हुई प्रश्न पुस्तिका या प्रश्न पत्रिका में ना आया हो। अब अगर जैसे आप कोई श्लोक याद करके गए और वही पेपर में पूछ दिया, तब तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसमें जब श्लोक लिखने के लिए बोलेगा तो आपको ये बोलेगा कि कोई ऐसा श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसीलिए आपको 2 श्लोक याद रखने हैं कि अगर एक या आ जाए प्रश्न पत्र में तो दूसरा वाला हम लिख सकें। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। श्लोक 2 याद रखना है, और याद रख के उसे कम से कम 3 से 4 बार लिख देंगे तो याद भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि कैसे कैसे मात्रा रहेगी उसकी। तो 2 श्लोक याद करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद अब आप आ जाइए ग्रामर वाले पार्ट पर, यानी व्याकरण वाले। आपको रस जो पढ़ना है, रस, जैसे आप कोई गाना सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो आपको जो उसमें आनंद की प्राप्ति होती है या जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। किसी भी काव्य को पढ़ने या कहानी को भी पढ़ने या गाने को सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को आपको केवल 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है करुड़ रस, करुड़ रस आपको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको हास्य रस, हास्य रस पढ़ना है। अब इन दोनों रस को पढ़ना है तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? रस से संबंधित करुड़ रस अथवा हास्य रस की परिभाषा बताएं उदाहरण सहित। मतलब आपको इन दोनों में से किसी एक की अथवा दिया रहेगा, अथवा करुड़ रस अथवा हास्य रस की परिभाषा बताएं उदाहरण सहित। तो मैं आपको इन दोनों की परिभाषा और इन दोनों का उदाहरण बता देता हूं, आपकी जो मर्जी होगी आप लिख लीजिएगा। करुड़ रस, पहले तो इन दोनों का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं कैसे कैसे लिखना है। एक चीज समझ लीजिए, अस्थाई, अस्थाई भाव। अगर आपको अस्थाई भाव, मूलतः रस 9 प्रकार के होते हैं, तो अगर आपको सबका अस्थाई भाव पता रहेगा तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप सभी की परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे करुड़ रस का अस्थाई भाव है शोक, शोक। हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। तो अस्थाई भाव अगर आपको याद रहेगा, अस्थाई भाव अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी रस की परिभाषा बना लेंगे। जैसे करुड़ रस का अस्थाई भाव शोक है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर है, विभाव, अनुभाव, तथा संचारी भाव। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो अब यहां पर आपको अस्थाई भाव भरना है। से जो शोक या हास, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो शोक या हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे
अगर अस्थाई भाव में आप शोक लिखेंगे तो आपको यहाँ पर करुण रस लिखना होगा, करुण रस। अगर आप हास्य लिखे हैं, हास्य लिखे हैं तो यहाँ पर आपको हास्य रस लिखना होगा, कहते हैं। ये आपको रस की परिभाषा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई भी रस की परिभाषा आपको लिखनी हो तो पहला काम है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ये आपको याद रख कर लेना है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो, अब अगर मैं यहाँ पर से हास को हटा दूं और यहाँ पर इसको हटा दूं, समझ लिए, इसे हटा दिया हूं, शोक बचा और करुण रस बचा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। अब इन दोनों को अगर हटा देंगे तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जो हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। अब दोनों रस की परिभाषा आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद इनके उदाहरण को देख लेते हैं। पहले हास्य रस का उदाहरण देख लेते हैं। शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यही वाला आपको लिखना है, लिख देते हैं। ये हास्य रस का उदाहरण है। शीश पर गंगा हंसे, फिर उसके बाद कामा, लट में भुजंगा हंसे। कहीं कहीं पर लिखा रहता है भुजनी भुजंगा हंसे, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, जो दे रहा हूँ उसे याद कर लीजिएगा। शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। के विवाह में। तो ये आपको हास्य रस का उदाहरण मिल गया होगा। परिभाषा भी हास्य रस की आ गई और हास्य रस का उदाहरण भी मिल गया। अब आपको करुण रस का परिभाषा हो गया है, अब आपको करुण रस का उदाहरण चाहिए। ये तो हो गया शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास्य के दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये वाला तो हो गया हास्य रस का उदाहरण। अब हमें इसका उदाहरण पढ़ना है, करुण रस का। करुण रस का उदाहरण जैसे आपका हो गया हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर देखिए शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। जैसे श्री राम, रावण लेकर चला गया है सीता को, तो श्री राम उन्हें ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं सबसे, हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे हिरणों और हे मधुकर श्रेणी। मधुकर मतलब भौरा, भौरा की श्रेणी, क्या तुमने हिरण जैसे नेत्र वाली, जैसे हिरण का नेत्र रहता है तो उसमें हमेशा जल भरा रहता है तो सुंदर दिखाई देती है, तो उसे बताया गया है कि तुमने देखा सीता मृगनयनी, मतलब मृग नैनों वाली सीता को तुमने देखा है। तो यहाँ पर वियोग का भाव है, यानी शोक का भाव है, दुखी हैं राम जी। तो ये हो गया करुण रस का उदाहरण। अब यहाँ पर से आपको 2 नंबर मिल गए। रस खत्म हो गया, आपको जितना पढ़ना था रस खत्म। अब इसके बाद आपको पढ़ना है अलंकार, पढ़ना है अलंकार। अलंकार में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा बहुत समय तो आपको देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ होगा नहीं। विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, शब्दा अलंकार,
दूसरा अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, उभयालंकार। उभय मतलब दोनों होता है, मतलब शब्दालंकार। अलंकार की जब भी आपको परिभाषा बतानी रहेगी तो मैं बोला ना, उस तो रस की बता दिया। और अलंकार की जब भी बतानी रहेगी, अलंकार मतलब जो शोभा बढ़ाते हैं, काव्य अथवा साहित्य की। इसमें जब भी बात आएगी आपको पहला अक्षर लिखना है काव्य अथवा साहित्य की। काव्य अथवा साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य अथवा साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अगर किसी काव्य अथवा साहित्य में शब्दगत चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार कहते हैं। अर्थगत चमत्कार उत्पन्न हो तो अर्थालंकार कहते हैं। और अगर शब्दगत और अर्थगत दोनों चमत्कार उत्पन्न होता है तो उभयालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अनुप्रास आएगा, जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। फिर आपको इसमें यमक आएगा, जिसमें एक ही वर्ण दो बार आता है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। फिर श्लेष आएगा, श्लेष में एक ही शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें शब्द दो आएगा और उन दोनों के अर्थ भिन्न रहेंगे। और इसमें शब्द एक ही आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न होगा। तो ये अनुप्रास और यमक और श्लेष शब्दालंकार के भेद हैं। आपको अर्था अलंकार के तो कई प्रकार हैं, लेकिन आपको अर्था अलंकार के यही तीनों भाग आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, आपको यही तीनों पढ़ना है। अर्थालंकार के तीनों भाग को आपको पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, यही आपका पेपर में प्रश्न आएगा कि उपमा अथवा रूपक की परिभाषा सहित उदाहरण सहित दें, या तो दे देगा कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा की परिभाषा सहित उदाहरण भी दें। तो इसमें से अगर आप दो याद कर लेते हैं तो कोई एक ना एक फंस जाएगा। तो आप अगर चाहें तो तीनों को याद कर लें, नहीं तो अगर चाहें तो केवल दो को याद कर लें। पहला तो क्वेश्चन आएगा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार किसी काव्य अथवा साहित्य में, जब किसी काव्य अथवा साहित्य में दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं अथवा एक व्यक्ति एक वस्तु के बीच भिन्नता रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, भिन्नता रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, जिस काव्य अथवा साहित्य में दो व्यक्तियों दो वस्तुओं अथवा दो वस्तुओं के बीच भिन्नता रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। पीपर पात सरिस मंडोला, मन डोला। मन और पीपर के पत्ते में, ये पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, और मन में बहुत अंतर है, लेकिन इसमें सरिस समानता बताई जा रही है। मतलब भिन्नता रहते हुए भी अगर समानता बताई जाती है दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं में, तो इसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, चाहे पीपर पात सरिस मंडोला, या तो आप ये लिख लीजिए, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर देखिए एक बच्ची है और एक फूल है, दोनों तो हैं भिन्न, लेकिन सी मतलब समान होता है, दोनों में समानता बताई जा रही, भिन्नता रहते हुए भी समानता बताई जाए तो उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार का दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा, कहेगा कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं। तो उपमा अलंकार 4 प्रकार का होता है, और इसके चारों प्रकार को क्या क्या बोलते हैं ये देख लीजिए। जो प्रस्तुत है, जो प्रस्तुत है यानी बच्ची तो प्रस्तुत है, इसे बोलते हैं उपमेय। फूल अप्रस्तुत है, बच्ची की तो सामने बड़ाई की जा रही है, तुलना की जा रही है कि फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची तो प्रस्तुत है लेकिन फूल अप्रस्तुत है। जो अप्रस्तुत रहता है उसे बोलते हैं उपमान।
अब यहाँ पर देखिए ये जो सी है इसे बोलते हैं वाचक शब्द, वाचक शब्द। और ये जो कोमल है इसे बोलते हैं साधारण धर्म, साधारण धर्म। अब देखिए, अब अगर उपमा की परिभाषा आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। अब आपको समझ में आ गया कि उपमान किसे कहते हैं, जो अप्रस्तुत है यानी फूल, उपमेय किसे कहते हैं यानी बच्ची जो प्रस्तुत है। तो अब यहाँ पर आप बता पाएंगे कि जब उपमेय और उपमान में भिन्नता रहते हुए भी, फूल और बच्ची में भिन्नता है ना, तो जब उपमेय और उपमान में भिन्नता रहते हुए समानता बताई जाए, सी मतलब समानता बताई जाए, ये वाचक शब्द है, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें तो वाचक शब्द केवल एक लिखा हूँ, अब आपको मैं उपमा का वाचक शब्द ही सब लिखवा देता हूँ। इसका उदाहरण तो समझ में आपको आ गया होगा। वाचक शब्द समझ लीजिए, कैसे आप पहचानेंगे तुरंत देखते ही कि उपमा अलंकार है इसमें या नहीं है। इसके वाचक शब्द को देख लेते हैं। जब भी सम, समान, से, सी, सो, सरिस, इम, झिम, ये इतने इसके वाचक शब्द हैं। अगर ये किसी भी काव्य में या साहित्य में आता है तो आप तुरंत कह देंगे। जैसे फूल सी कोमल बच्ची हो गई, और हो गया पीपर पास सरिस मंडोला। तो ये सब जो है उसमें देखिए एक जगह आया है सरिस, पीपर पास सरिस मंडोला, तो सरिस बीच में आया तो आप समझ जाएंगे उपमा अलंकार है। फूल सी कोमल बच्ची, तो सी यहाँ पर आ गया है तो यानी उपमा अलंकार है। तो ये इसके वाचक शब्द हो गए। एक होता है, इसके चार पार्ट होते हैं, एक होता है उपमेय जो प्रस्तुत है, उपमान जो अप्रस्तुत है, और एक होता है वाचक शब्द जो ये लिखा हुआ है। जो शेष बचता है उसे बोलते हैं साधारण धर्म। जैसे फूल सी कोमल बच्ची में कोमल साधारण धर्म है। अब उपमेय उपमान आपको पता चल गया। जब उपमेय और उपमान में भिन्नता रहते हुए भी समानता दिखाई जाए तो उपमा अलंकार। जब उपमेय और उपमान में, जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, जैसे चरण, कमल, बंदव, हरिराई, हरिराई। चरण, कमल, बंदव, हरिराई में यहाँ पर जो हरि के चरण हैं यानी प्रभु के जो चरण हैं उसे ही कमल मान लिया गया है। चरण और कमल में भिन्नता है लेकिन इन दोनों को एक ही मान लिया गया है। यहाँ पर देखिए चरण, और यहाँ पर जो उपमेय रहेगा और उपमान, आपको बता रहा हूँ जो प्रस्तुत है वो उपमेय है, और ये जो कमल है ये अप्रस्तुत है। तो इनके चरण जो हैं ये प्रस्तुत हैं, कमल और चरण का यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब दोनों को एक ही मान लिया जाए, चरण ही कमल है, इसका जब अर्थ निकालेंगे तो आएगा चरण ही कमल है। तो जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं, और इसका उदाहरण है चरण, कमल, बंदव, हरिराई। आएगा तो केवल इन दोनों में से एक ही, लेकिन आपको तीसरा भी बता देता हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जब उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए मतलब, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसकी परिभाषा तो हो जाएगी, जब उपमेय और उपमान में, किसी काव्य अथवा साहित्य में जब उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया, उस काल, उस काल मारे क्रोध को, उस काल मारे क्रोध को तन कांपने उसका लगा, कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब वहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि उस काल मारे क्रोध को तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जब बोलेंगे तो उपमेय और उपमान में जब संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये उसका उदाहरण हो गया। और यहाँ पर आपको इसका भी ये वाचक शब्द होता है, जैसे इसका सम, समान, शेषी, सो, सरिस, इम, जिम था। तो इसका जब वाचक शब्द आप देखेंगे तो इसमें इसका वाचक शब्द यहाँ पर देखिए आया है मानो।
मानु, इससे पहचान लेंगे। इसका वाचक शब्द है मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु। ये इसके वाचक शब्द हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा। 2 नंबर आपको अलंकार से मिल गए। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। केवल परिभाषा लिखनी है और उदाहरण लिखना है, 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ये तो पहली बार है तो आपको लगेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे तो उसके बाद बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जितना मेरा काम है वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपको जो काम दूंगा वो आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद छंद आ जाता है। छंद में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपके सिलेबस में 2 छंद दिए गए हैं, एक सोरठा और एक रोला। पहले तो इन दोनों में समानता क्या है देखिए। सोरठा में जैसे यहाँ पर सोरठा दिया रहेगा, यहाँ पर दिया रहेगा, इसके 4 चरण होते हैं। इसी तरह होगा, इसी तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर कामा होगा, यहाँ पर कामा होगा। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा दोहे की तरह रहता है, लेकिन ये दोहे का उल्टा होता है। सोरठा हमेशा दोहे का उल्टा होता है। इसे प्रथम चरण बोलते हैं, इसे द्वितीय चरण, इसे प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण। तो इसकी परिभाषा, सोरठा में 4 चरण होते हैं। दूसरी बात, ये दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा होता है। और तीसरी बात, इसमें मात्रा कितनी होती है, तो प्रथम और तृतीय चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मतलब इसमें भी 11 मात्राएं, इसमें भी 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये तो सोरठा की परिभाषा हो गई। मात्रा कैसे, जब आप देखेंगे कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर आएगा तो आपको एक मात्रा लिखना है। जब दीर्घ स्वर आएगा तो आपको 2 मात्रा यानी गुरु का प्रयोग करना है। अभी बता देता हूँ कैसे होगा। सोरठा का उदाहरण लिख लीजिए। रहीमन हमें ना सुहाए, ना सुहाए, अमिय पियावत मान बिनु, अमिय पियावत मान बिनु, जो बिस देई पियाए, पियाए, देई पियाए, प्रेम सहित मरबो भलो, प्रेम सहित मरबो भलो, भलो। पेपर में बस इतना ही पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा दीजिए, इसका उदाहरण दीजिए। आपसे मात्रा उतरा नहीं पूछी जाएगी। तो बस आपको यही काम करना है कि इसकी परिभाषा लिखना है और इसका उदाहरण लिखना है। तो सोरठा की बता दिया कि ये दोहा का उल्टा होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये उसका उदाहरण रहा। रहीमन हमें ना सुहाए, अमी पियावत मान बिनु, जो बिस देई पियाए, प्रेम सहित मरबो भलो। ये हो गया। अब आपको देखना है रोला। और एक चीज़ और, ये तो दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तीसरी बात, ये अर्धसम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक छंद होता है, छंद होता है। ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है और ये सम मात्रिक छंद होता है। रोला, इसमें भी 4 चरण होते हैं।
4 चरण इसमें भी होते हैं। जैसे आप जो कामा इसमें देखेंगे उसे यहाँ पर यति बोलेंगे, तो यहाँ पर भी इसी तरह से रहेगा। ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय, ये चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर कामा लगा रहेगा, यहाँ पर कामा लगा रहेगा। तो यहाँ पर भी वही बात रहेगी, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो एक एक चरण में आपको मिलेगा 24-24 मात्राएं। 11 और 13 24 हो जाएगा। यहाँ पर 11 मात्रा प्राप्त होगी, यहाँ पर 13 मात्रा प्राप्त होगी, तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। टोटल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं, 11 और 13। 11 और 13 पर यति होती है मात्रा पर। इसका उदाहरण देख लेते हैं। रोला, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं, ये सममात्रिक छंद होता है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। बस इसकी परिभाषा हो गई। अब आपको लिख लेना है इसका उदाहरण। जो जग हित प्राण, जो जग हित प्राण निछावर है कर पाता, निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। अब आपको ये पूछेंगे कि इसमें कहाँ 24 मात्राएं हैं, तो ये वाली मात्रा 11, ये वाली मात्रा 13, यहाँ पर टोटल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 24 मात्रा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी दीर्घ और लघु एक साथ हों, जैसे अगर कोई भी व्यंजन आता है तो वहाँ पर एक मात्रा होती है, तो यहाँ पर जा का तो एक मात्रा होगा, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ये डबल मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर जा का एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा छोटी है यानी ह्रस्व स्वर है, और यहाँ पर व्यंजन है तो इसका भी एक रहेगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, आ की मात्रा इसमें है प्रा के साथ, और अड़ा का एक मात्रा। तो ये कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पर एक कुछ छूट रहा है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझे लगता है ये उदाहरण गलत है। जो जग हित, सुनिए, आप इसको ध्यान में मत रखिए, केवल आपको मात्रा उत्तरा लगाना नहीं है। इस उदाहरण में कुछ गलतियां हैं। आप सीरीज उठाइएगा, वहाँ पर रोला वाले पार्ट पर जाइएगा, जैसे छंद वाला जो भाग है, छंद वाले भाग में जब आप रोला में जाएंगे, परिभाषा तो मैं बता दिया जितनी परिभाषा है, कि इसमें 4 चरण होते हैं, ये सममात्रिक छंद होता है, और इसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। यति मतलब कामा होता है, और इसके यति जो 11 और 13 मात्रा होता है, प्रत्येक चरण में योग करेंगे तो 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला का पार्ट जो है, रोला का उदाहरण, पहली बात तो अगर पेपर के हिसाब से देखेंगे तो आपको रोला का याद ही नहीं करना पड़ेगा। पेपर में कैसे पूछता है, सोरठा अथवा रोला, ये आज से नहीं, बहुत पहले से ऐसे ही पूछता आ रहा है। तो आपको एक ही का याद है तो एक ही का लिख दीजिए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सीरीज उठाइए, उसमें से आप रोला वाला उदाहरण देख लीजिए। मुझे लगता है ये इस उदाहरण में कुछ मात्रा की गलतियां हो गई हैं। अब किताब है, किताब में भी गलत लिख देता है। कोई दूसरा उदाहरण लेकर के आप याद कर लीजिएगा। इसका भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। किसका, छंद का। अगला चीज आपको पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है?